छात्रों, बीए भाग 1 अनिवार्य हिंदी प्रश्न पत्र का नाम है सृजनात्मक लेखन। छात्रों, सृजनात्मक का अर्थ है लेखन शैली या नवनिर्माण के रूप में। हम जो भी लिखते हैं, चाहे निबंध हो, कथा हो, कविता हो, वो सृजन बनता है। निर्मित क्षमता जिसे कहते हैं, अपने भाव शब्दबद्ध करना एक सृजन की प्रक्रिया है। आप भाषा के छात्र हैं, इसलिए हर भाषा में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ अब हम हिंदी की बात करने वाले हैं। जो आपका हिंदी का पाठ्यक्रम सृजनात्मक लेखन पाठ्यक्रम है, इस पेपर का कंपल्सरी हिंदी सत्र पहला, इसमें 4 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है जो पूरे व्याकरण से संबंधित है, जिसमें लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह, मानक वर्तनी, वाक्य के प्रकार है। दूसरी इकाई जो है जिसमें सृजन की परिभाषा आई है, जिसमें कविता, कहानी और यात्रा वृत्त का लेखन स्वरूप और महत्व के रूप में, जिसमें सामाजिक कहानी, राजनीतिक कहानी, सांस्कृतिक कहानी है। कविता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक है। यात्रा वृत्त भी है, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक है। तीसरी इकाई है जिसमें रिपोर्टाज और साक्षात्कार लेखन भी है, वह भी सृजनात्मकता की प्रक्रिया है। और चौथी इकाई है जिसमें दृश्य साहित्य, जिसमें छायाचित्र और कार्टून का स्वरूप और महत्व, और पत्रकारिता ये दूसरा भाग है, जिसमें खेल, सिनेमा और ग्रामीण पत्रकारिता की बात है। अब समग्र प्रश्न पत्रिका का जो प्रारूप है, जिसमें समग्र पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न टिप्पणी है, 3 में से 2 टिप्पणियां लिखनी है। लघुत्तरी प्रश्न तीसरा है, जिसमें 5 में से 3 लिखना है। और इकाई 1, 2 और 3 और 4 में दोनों पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो इस तरह से एक पाठ्यक्रम है जो 50 मार्क के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं जो इकाई 2 पर, जिसमें कविता, कहानी और यात्रा वृत्त का स्वरूप, लेखन और महत्व पर बात करने वाले हैं। उनमें से पहली जो इकाई है जो कविता से संबंधित है। दोस्तों, साहित्य मानव जीवन से एक जुड़ी रच व्यवस्था है, ये विधा है। इसकी परिभाषा में सदहित कहते हैं, जो समाज जीवन के हित के लिए लिखी जाती है। जिसमें समाज का हित है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य शब्द की उत्पत्ति मूलतः अंग्रेजी लिटरेचर इस रूप में बनी है। लेटर अर्थ हम कहते हैं कि कोई वर्णमाला है। वर्णों के माध्यम के बाद शब्द बनते हैं और शब्द भावों की अभिव्यक्ति होती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अपने विचार व्यक्त करता है, समाज में घटने वाली घटना को देखता है, घटना का उस पर मन पर जो प्रभाव होता है और उसे अभिव्यक्ति करता है। साहित्यकार मनोरंजन सिर्फ नहीं करता, बल्कि ज्ञान भी देता है। कविता, यात्रा वृत्त और कहानी जो विधा है, इन तीनों में हमें ज्ञान भी मिलता है और मनोरंजन भी होता है। यह साहित्य की 3 विधा है जो हमारे समग्र जीवन पर प्रकाश डालती है। मानवीय जीवन का चित्रण करना, मनुष्य को ज्ञान देना, साथ साथ मनोरंजन करना, ये उनकी एक विशेषता बनती है। मानव जीवन अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से जिंदगी जीता है। साहित्यकार उन सभी व्यवस्था को चित्रित करता है। इसलिए मानव जीवन की दशा और दिशा स्पष्ट करने का कार्य यह साहित्य करता है। साहित्य की कोई भी विधा हो, छोटे से कविता से लेकर महाकाव्य, लघु कथा से लेकर उपन्यास, एकांकी से लेकर नाटक, यात्रा, संस्मरण, रिपोर्टाज, ऐसी आप नई आधुनिक काल की विधा हैं, वे सभी विधाएं हमें उस दृष्टि से अवगत कराती है। राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियां इसे प्रभावित करती है। सामान्यतः हम उसी पर बात करने वाले हैं जो हमें निश्चित रूप में एक चिंतन पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इसलिए मानव की विधा, मानवीय जीवन का चित्रण करने वाली
एक विधा हम कविता पर बात करेंगे। कविता का स्वरूप, महत्व और उसका उपयोग क्या है। कविता या काव्य इस शब्द से संबंधित है। कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें मनुष्य के मनोभावों को कलात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। कविता मनुष्य के भाव और विचारों की रक्षा करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। संसार के किसी भी वस्तु या चीज को कविता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानो वह वस्तु और चीज हम जो आँखों से देखते हैं, चाहे वह कविता पढ़ने के बाद वह घटना हमारे आँखों के सामने नृत्य करती है या वास्तविक हो जाती है। जो शब्दबद्ध रचना है वह सजीव रचना बन जाती है और यह कवि की विशेषता होती है। इसलिए जब मनुष्य के मनोभाव कहते आहत से उपजा होगा गान, आहत से उपजा होगा गान, कविता बनती है अनजान। मतलब कवि उस घटना को देखकर घायल होता है और अपने भाव स्पष्ट करता है। इसलिए घायल कवि, भावुक कवि अपनी कविता के माध्यम से विचार व्यक्त करता है। अपने आसपास जो घटना है, चाहे छोटे बच्चे हो, गरीब बच्चे आदमी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नारी हो, बच्ची या बिटिया हो, जो भी है, पशु पंछी हो, उसे लेकर भी हम अपने भाव व्यक्त करते हैं और उनकी स्थिति मतलब वो कविता बनती है। चाहे मनुष्य में दया, करुणा, क्रोध जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, वे भी शब्दबद्ध होते हैं और काव्य के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। घायल पंछी को देखकर अपने लेखनी उठाने वाले वाल्मीकि, जिसके मुख से रामायण निकला है, रामायण जैसा महाकाव्य बना है, और यह काव्य आज भी हमें प्रेरणा स्रोत बनता है। भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत यह काव्य बना है। तो देखिए कि यह कविता आज हम लिखित रूप में कहते हैं, तो हम जब विचार करते हैं तो लोक साहित्य में भी पहली बार वाचिक, सिर्फ मौखिक कविताएं होती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी वह कविता आगे विकसित होती थी और एक पीढ़ी दादी माँ अपनी पोती से कविता या गीत, जैसे लोकगीत भी कहा जाता है, वो सुनाती थी और लोग उसमें छोटी बिटिया आनंद लेती थी। संगीत, लयात्मकता और भावात्मकता की संवेदना इस कविता की विशेषता होती है। लय और संगीत से बनी यह कविता निश्चित रूप में हमें बार बार पढ़ने का न्योता देती है। प्राथमिक स्तर पर जो कविता होती है, उस कविता का अध्यापन करने वाले अध्यापक उस कविता को छोटे बच्चों को गा कर उसका गायन करके सिखाते हैं। छोटे बच्चों की ज़बान पर यह पूरी कविता होती है। वे भाव कहाँ तक जानते हैं अलग विचार है, परंतु कविता संगीत और लय के कारण मुखदगत बन जाती है और इसलिए कविता हमें एक ऐसी अनोखी दुनिया में ले जाती है जिसे हम कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बार बार पढ़ने वाली, बार बार स्मृति को कुरेदने वाली यह कविता होती है। समष्टि का, सृष्टि का बोध कराने वाली यह कविता होती है। जो अच्छी कविता होती है हमें कभी कभी सवाल मन में उत्पन्न करती है, सोचने के लिए विवश करती है। संगीत है, लय है, विचारों की क्षमता होती है और ऐसी कविता हमें निश्चित रूप में मानवीय अस्तित्व को स्पष्ट करती है। वस्तुतः दोस्तों, साहित्य शब्द बहुत व्यापक संकल्पना है। समस्त मानव जीवन का चित्रण उसमें है, अभिव्यक्ति है, ज्ञान है और चेतना भी है। समग्र मानव जीवन और समग्र ज्ञान शब्दबद्ध चित्रित करना, उसे कुरेदना, समस्या को स्पष्ट करना, किसी इच्छा शक्ति को, किसी शक्ति को, किसी समाज जीवन को स्पष्ट करना, ये उनकी विशेषता बनती है। कविता का लेखन का कोई ऐसा ढांचा नहीं है। एक छोटी सी कविता से लेकर एक महाकाव्य तक यह कविता बनती है। कविता कभी छंदबद्ध होती है, कभी छंदमुक्त होती है। सिर्फ उसमें भाव मित होते हैं, भाव सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए ये मान्यता आई है कि कविता शब्दबद्ध मनुष्य का भाव बनती है, जो छंदों में हो चाहे जैसा भी हो। और इसलिए कहते हैं कि आज हम कहते हैं कि जो शब्द में भाव छिपा है वो कविता के माध्यम से व्यक्त होता है। सहितस्य भाव साहित्य, मतलब समाज का हित जिसमें है उसे हम साहित्य कहते हैं। संस्कृत के काव्यधा शब्द की परिभाषा है हितो न स साहित्य, जिसमें हित की भावना होती है उसे वे साहित्य कहते हैं। अतः ये संस्कृत की परिभाषा, उस पर हम जब विचार करते हैं तो निश्चित रूप में यह कवि का कर्म होता है।
गद्य पद्य जैसी रचनाएं लिखना ये साहित्यकार का विशिष्टता होती है। कविता बोलवे करलावे जैसे शब्दों को लेकर अपनी बात पहुंचाता है। कवि कौन है? हमने कहा कि साहित्यकार तो है ही, तो कवि की एक विशेषता होती है। कहते कि जहाँ जो न देखे रवि, जो न देखे रवि वो देखे कवि। मतलब रवि का अर्थ सूर्य, सूरज। हम कहते हैं कि सूर्य की किरणें संसार की हर कोने में पहुंचती है, परंतु ये बहुत बड़ी विचारधारा है कि जो न देखे रवि, जो रवि नहीं देखता है, जो सूर्य नहीं देखता है, वो कवि देखता है। अर्थात सूरज किरणें मनुष्य के शरीर पर पहुंचती है, परंतु कवि की स्पर्श धारा मनुष्य के मन को स्पर्श करती है। इसलिए मन को छूने वाली जो कविता होती है वो कविता मानी जाती है। इसलिए किसी कविता को नियमबद्ध कसौटी में कसना, छंदबद्ध करना, अलंकारों में मानना ये कोई ठीक नहीं है, बल्कि कविता एक अलग बात होती है जिसमें रसमय, रमणीयता, लयात्मकता, संगीतात्मकता, संस्मरणीयता और वाणीमयता उसमें होती है। इसलिए रमणीयता प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक, मनुष्य का मनोरंजन करना, उसे ज्ञान देने वाली जो व्यवस्था है उसे भी काव्य कहते हैं, और इसलिए वो कविता और वो साहित्य है। अब जो कवि अपना कवि कर्म करता है, कविता लिखता है, वह तो उनका वैयक्तिक धर्म बनता है, निजी धर्म होता है, जिसमें उसका निरंतर चिंतन, मनन और भाव भावनाओं का चित्रण बनता है। जब तक कवि के मुख से शब्द नहीं निकलते तब तक कविता उसके हृदय में रहती है, और जब वो जीव कंठ से बाहर निकलती है, शब्दबद्ध होती है, तो वह रचना पूरी विश्व की बनती है। अरस्तु ने भी उस, या शेक्सपियर की जो कविता उसकी विचारधारा है, अरस्तु कहता है कि कवि अनुकरण करता है, शेक्सपियर कहता है कि कवि के पास कल्पना होती है। अनुकरण और कल्पना का समन्वय मतलब यह कविता है। इसलिए वर्ड्सवर्थ की जो कविता भी हम देखते हैं तो उसमें निश्चित रूप में ग्राम जीवन, ग्राम बोली, जन बोली का प्रयोग है। मतलब ग्राम लोगों की भाषा में विचार व्यक्त करने वाली जो कविता होती है वो कविता सर्वश्रेष्ठ बनती है। जॉन मिल्टन का भी एक विचार है कि जो कविता सरल, प्रत्यक्ष, अनुभूतिपूर्ण, रागात्मक होती है वो कविता श्रेष्ठ बनती है। आचार्य विश्वनाथ ने भी रसयुक्त वाक्य काव्य को काव्य माना है। जगन्नाथ का भी अभी हमने विचार किया था। भामम की विचारधारा है शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ की जो रचना बनती है वह काव्य होती है। तो इस तरह से हम सामान्यतः कहते हैं कि जीवन की अनुभूति, गांव का चित्रण, समाज का चित्रण करने वाली जो रचना होती है, जिसमें दुख है, उल्लास है, प्रेरणा है, आनंद है, समाधान भी है और जीवन का संदेश है, ऐसी रचना जो हमें प्रेरणा देती है वह कविता बन जाती है। इसलिए कवि की जो प्रतिभा है वह व्यवस्था, प्रतिभा शब्दबद्ध होती है और वह काव्य कहलाती है। आज जो भी कविता आपने, कई कवियों का आपने अध्ययन किया है, कविताओं को देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो आज तक आप उसे याद करते हैं। तो कविता में जो कई प्रतीकात्मकता भी होती है, कई प्रतीक होते हैं, चाहे आकाश हो, पशु पंछी हो, चाहे पेड़ हो, फल हो, कई समाज का कोई घटक हो, जीव जानवर हो, उन सभी के माध्यम से कवि अपने विचार व्यक्त करता है। संसार के आसपास की घटनाओं को लेकर, आसपास के प्रतीकों को लेकर कवि अपनी शब्दबद्ध रचना व्यक्त करता है, और इसलिए वह चित्रात्मकता कविता बनती है। आज कविता में भी एक दमित वासना का भी चित्रण होता है, कुंठा का चित्रण होता है। आज बदलती हुई समाज व्यवस्था, बदलती राजनीति व्यवस्था, सांप्रदायिक व्यवस्था को भी कविता के माध्यम से कवि अपना विचार स्पष्ट करता है। इसलिए कविता का काफ़ी महत्व भी है। जिस प्रकार मानव के जीवन में हर क्षेत्र का उपयोग है और हर क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, कविता भी उसमें दृष्टि से है। कविता में हम कहते हैं कि उपयोगिता के मतलब नैतिकता की बात होती है, सामाजिक दृष्टि से उसी का महत्व होता है। दुनिया में नैतिक और सामाजिक जो भी विश्व ग्रंथ लिखे गए उसमें उसे सर्वश्रेष्ठ साहित्य का माना जाता है। कोई घटना, कोई प्रसंग, कोई क्रियाकलाप का चित्रण उसमें होता है। सामाजिक मूल्य की दृष्टि से ऐसी रचना उपादेय बनती है। उसमें नैतिक अनैतिकता की बात नहीं होती है।
हम किसे नैतिक और किसे अनैतिक कहे वह परिस्थिति पर निर्भर है, परंतु एक सामाजिक मूल्य की दृष्टि से उसे देखना अनिवार्य है। नारी की स्थिति, दशा, बच्चों की स्थिति, बाल मजदूर, बाल गुनहगार आदि का चित्रण कविता के माध्यम से होता है। मजदूरनी का करने वाला चित्रण नागार्जुन कविता हो, चाहे महादेव वर्मा की कविता हो, जो कविता हमें निश्चित रूप में विचार करती है। रघुवीर साहे की कविता हो, इसलिए संत महंत के अभंग हो, दोहे हो, जो भी काव्यबद्ध है, लयबद्ध है, वो हमें नैतिकता की शिक्षा देते। कबीर हो, रहीम हो, सूर हो, तुलसी हो, जयसी हो, मीरा हो। संत साहित्य का काव्य निश्चित रूप में नैतिक मूल्यों की भरमार भी है, इसलिए काव्य अत्यंत उपयुक्त होता है। सत्य, शिव और सुंदरम की स्थापना करना यह भी साहित्य का और काव्य का मकसद होता है। स्वस्थ और नैतिक समाज की स्थापना करना कवि का धर्म बनता है। कोई नीति प्रचारक सत्य, शिव और सुंदर को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप में प्रेम, आलोचना वाली सौंदर्यकार साहित्यकार भी उसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व, समाज का जीवन, सामाजिक जीवन का चित्रण करने वाला यह काव्य हमें प्रेरणाप्रद बनता है। हर एक समाज का, हर एक देश का, हर एक प्रदेश की अपनी विशेषता होती है और उस विशेषता को भी कविता में व्यक्त किया जाता है। कभी कभी मूल्यों में टकरावट होती है तो भी उसी का चित्रण करता है। समाज में जो सांप्रदायिकता बढ़ती है तो बाबा नागार्जुन जैसा कवि आगे बढ़कर तेरी खोपड़ी के क्या अंदर क्या है यह कहकर उसकी टिप्पणी करता है। भिखारी को देखकर भावुक होने वाला निराला उस भिखारी का चित्रण करता है और समाज में जो स्थिति है, जो गरीबी, भूखमरी है, उसे स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जब भ्रूण हत्या होती है तब उस वक्त सुभद्रा कुमार चौहान जैसी कवयित्री आगे बढ़कर बालिका का परिचय नाम की कविता लिखती है। इस कविताओं पर आप PA1 में अध्ययन करने वाले कर रहे हैं तो निश्चित रूप में हम स्पष्ट मान लगता है कि जो भी साहित्यकार हो, हर एक कवि की कविता निश्चित रूप में उपयोगितापूर्ण होती है। उसमें अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति होती है, मानसिक संस्कार होते हैं। अतः हम कहते हैं कि कवि काव्य के माध्यम से नैतिक, सामाजिक, धार्मिक मूल्यों की स्थापना करता है। इतना ही नहीं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, दया, प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सेवा, मानवता, धर्मों का, जीवन मूल्यों का प्रचार करता है। तुकडोजी की कविता भी इसके प्रमाण बनती है। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से कवि शब्दबद्ध अपने विचार व्यक्त करता है और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, एक आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए कविता काफ़ी महत्वपूर्ण है। कविता सिर्फ भावों का आंदोलन नहीं है, बल्कि वो कविता भाव को जागरूक करती है, प्रेरित करती है, मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर करती है। आज वैज्ञानिकता के युग में निश्चित रूप में कई बार बौद्धिक शुष्कता की बात होती है, तो ऐसे समय में कविता हमारे मन को शीतलता प्रदान कर सकती है और इसलिए कविता एक उपदेय और निश्चित रूप में अच्छे समाज के निर्माण में कार्य करती है। सूचना प्रौद्योगिकी युग में समाज की व्यवस्था बदल रही है, संगणक बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहा है, फिर भी हमारे निश्चित रूप में कविता हमें गुनगुनाने के लिए मजबूर करती है। जो मनुष्य गुनगुनाता है, काव्यबद्ध कोई पंक्ति गाता है तो उसे आनंद मिलता है और इसलिए दुख का बोझ हल्का करने वाली, हमें संदेश देने वाली, आनंद व्यक्त करने वाली ऐसी व्यवस्था ये कविता है। और इसलिए कविता चिरंतन काल से और प्राचीन काल से और भविष्य काल में भी आगे बढ़ेगी। जो मनुष्य कितना भी आगे विकसित हो वह कविता पढ़ेगा और कविता का अध्ययन करेगा तो कविता लेखन और लिखने वाला कवि उपयोगिता उसमें होती है। वो कविता एक शब्द से लेकर मैंने कहा कि महाकाव्य तक बन जाती है। तो दोस्तों, आप भी कविता करते हैं, आप में से भी कई लोग बैठे बैठे कविता बनाने के लिए न साक्षर मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज को देखने की आवश्यकता है। बहनाबाई की कविता मराठी में हम देखते हैं कि अक्षर निरक्षर रचने वाले बहनाबाई की कविता, जब कविता बोलती थी तो सोपान देव लिखते थे। तो मतलब कवि का भाव कभी काव्यबद्ध होता है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है, चाहे ग्रामीण हो, अनपढ़ हो,
गवार हो, जो भी व्यक्ति हो, वह अपना भाव स्पष्ट करता है। वह कविता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपादेय बनती है। तो वही उसका उपयोग और महत्व है।